आज की इस क्लास में हम लोग अब बात करेंगे किस बारे में, हेरिडिटरी यानी वंशानुक्रमण। क्या बोलेंगे इसे, एवं पर्यावरण। तो सबसे पहले देखें कि हेरिडिटी क्या होती है। तो ऐसे मेंटल और फिजिकल फीचर्स किसी भी चाइल्ड के जो उन्हें अपने एंसेस्टर से यानी अपने पूर्वजों से मिले होते हैं, उस प्रोसेस को या इंसिडेंट को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो ऑल दोज फीचर्स मेंटल एंड फिजिकल विच ट्रांसफर फ्रॉम द एंसेस्टर और पेरेंट्स टू द चिल्ड्रंस, इसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, है ना। तो जिसमें आपका अगर फिजिकल फीचर है तो जैसे चेहरे का जो फेस है आपका, है ना, लेंथ है आपकी, आईज वगैरह, ये सब फिजिकल फीचर्स ट्रांसमिट होते हैं। और वहीं अब मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन चीजों से भी लर्निंग प्रोसेस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो हाँ, बहुत ज्यादा फिजिकल का तो नहीं पड़ता, लेकिन मेंटल फीचर्स का डिफरेंस जरूर पड़ता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि मेंटल कैसे प्रभावित करता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए कि अभिमन्यु की कहानी सभी लोगों ने सुनी है ना। अभिमन्यु चक्र में घुस तो गया लेकिन लौट नहीं पाया ऐसे, है ना? तो उसके पीछे पता लगता है कि क्यों नहीं लौट पाया, क्योंकि वो जब वो पेट में था तो वो कहानी जो सुनाई थी अभिमन्यु के पिता ने उसकी माँ को, वो आधी सुनाई। तो बच्चे ने क्या किया, पेट में रहते ही उसे सीख लिया, सुन लिया। अगर पूरी कहानी सुनाते तो बाहर निकलने का रास्ता भी उसे पता लगता। तो ये चीज बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से बच्चा जब अंडर प्रोसेस में है, तो पेरेंट्स के गार्जियन, पेरेंट्स के और उनके भी फोर फादर्स का जो फीचर है वो बच्चे में मेंटली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो अभिमन्यु ने जो सीखा वो एक लर्निंग ही तो थी, और कब सीखा, जो पेट में था, तो वहां भी प्रभाव पड़ा। और बाकी जब वो बच्चा मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके, तो तब भी सीखता है, लेकिन तब उसके लिए इन्वायरमेंट जिम्मेदार है। कौन सा इन्वायरमेंट है, बिल्कुल जो इंटरेक्शन वाला इन्वायरमेंट है वो जिम्मेदार है। तो जनरली हम देखते हैं कि डॉक्टर जिस घर में बहुत ज्यादा होते हैं उनके बच्चे भी जनरली डॉक्टर बन जाते हैं। ये कोई रूल तो है नहीं, लेकिन वो इन्वायरमेंट है। तो बच्चा जो अपना मेंटल कैच है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ही सीख रहा होता है ना। इसलिए बच्चे के इन्वायरमेंट की बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए पेरेंट्स को। क्लियर है, तो इसलिए दोनों साथ साथ देखे जाते हैं, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट कंबाइंडली क्या करेंगे, बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, ऑल्दो वो थ्योरी एप्रोप्रिएट पूरी तरह से नहीं है, 100% सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछी जाती है, उनके फाउंडर्स और थ्योरीज। तो ये थ्योरी ये बताने वाली है या उन थिंकर्स ने बताया है आपको कि कौन सी चीज किस वाले पार्ट को प्रभावित करती है ना। और कुछ थिंकर्स हैं जिनका नाम आपको लिखना होगा, और वो आपके एग्जाम में मैचिंग के तौर पर पूछा जाता है कि वंशानुकरण और पर्यावरण से संबंधित ये थ्योरी किसने दी, आपको बताना होगा। जैसा मैंने कहा 100% कोई भी थ्योरी फुट फॉर या फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन काफी हद तक चीजें ठीक मानी गई। ठीक है, तो
एक दो का नाम आप लिख लेंगे, जैसे समानता का नियम, थ्योरी ऑफ सिमिलैरिटी, इस कॉन्टेक्स्ट में किसकी है? तो जवाब आएगा गोडार्ड। गोडार्ड ने थ्योरी दी। ठीक है, ऐसे ही अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्वायर एट्रीब्यूट्स और ऑब्लिक क्वालिटीज ऑब्लिक फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर। मतलब ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई थी, जिसने दी थी उस समय लेमार्क की थ्योरी है। और लेमार्क ने सिद्ध किया था कि लेमार्क भी उन लोगों में से एक है जिसने कहा था कि हम शुरुआत में बंदर थे और मनुष्य चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने बॉडी पार्ट्स को डेवलप कर सकता है। जैसे उसने कहा कि पूंछ हमारी होती थी, उसका पहचान भी है ना? तो मनुष्य ने जब पूंछ का यूज करना बंद कर दिया बंदरों ने, तो पूंछ धीमे धीमे क्या हो गई, गायब हो गई। कान भी इसी चीज का एग्जाम्पल है, कान पहले बड़े होते थे, धीमे धीमे छोटे हो गए। भले ही थ्योरी दी उन्होंने लेमार्क ने, लेकिन वो 100% सही नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य उड़ना चाहे तो फिर हमारे पंख कभी नहीं आए, और मनुष्य हमेशा से उड़ना चाहता है। थ्योरी पूरी तरह सही नहीं, लेकिन ठीक है, काफी हद तक पूंछ वाला एग्जाम्पल उसका ठीक है। तो अब इसका सीखने से क्या संबंध है थ्योरी से, है ना? हम तो पढ़ रहे हैं लर्नर के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट आते हैं, है ना? तो बस वो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट है। इस सेंस में थ्योरी को आपको मेमोराइज करना है, अंदर नहीं पूछता डेप्थ में जाकर, बस रेफरेंस के तौर पर आपको नाम पूछ लेगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है मेंडल की थ्योरी। मेंडल्स को पढ़ते हैं 10th तक हम बायोलॉजी में। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, वंशानुगति के नियम। ये किसने दिए थे? फादर ऑफ, है ना? मानते हैं कि हेरिडिटरी कहाँ शुरू हुई है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार जीएस में भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर बात करनी है। तो मटर के दाने से उसने प्रूव किया ना कि हेरिडिटरी होती है और एट्रीब्यूट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। मटर के दानों की थ्योरी बड़ी पॉपुलर रही उसकी, पढ़ी होगी 10th में, याद नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन 10th में पढ़ाई गई, पढ़ी होगी आपने, मेंडल को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो हुए हेरिडिटरी के इम्पैक्ट। अब देखते हैं इन्वायरमेंट के क्या इम्पैक्ट है। तो उस संदर्भ में वॉटसन का एक स्टेटमेंट है, आप पूछा भी जा सकता है और आपको इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ इम्पैक्ट पड़ता है। वॉटसन कहता है, गिव मी अ चाइल्ड, गिव मी अ इन्फेंट, आप मुझे एक इन्फेंट दे दो और एंड टेल मी whatever you want to from this child, I will give you। आप मुझे बता दो आप इससे क्या चाहते हो, मैं आपको वो दे दूंगा। मतलब डॉक्टर बनाना डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बनाना इंजीनियर बना दूंगा, आप मुझे बता। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को लेकर भी कुछ थ्योरी है। अभी आपने लिखी कौन सी? केवल हेरिडिटरी पर। अब लिखेंगे इन्वायरमेंट पर। तो सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि इन्वायरमेंट से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पर्सनैलिटी इनफैक्ट बनती है। तो ये बात किसने कही? कूले। ये बहुत पूछा जाता है। चार्ल्स कूले ने कहा कि हम, ये हमारा जो सोशल पार्ट है पर्सनैलिटी का, वो सोसाइटी के इंटरेक्शन से बनता है। एनवायरनमेंट का मतलब इंटरेक्शन विद सोसाइटी, और इससे हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है ओवरऑल। ये बात कूले ने कही। कुछ लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, गॉर्डन, GORDON
GORDON गॉर्डन ने कहा कि इससे हमारी मेंटल डेवलपमेंट होता है, मेंटल स्ट्रेंथ आती है। कैडोल CAIDOL कैडोल कहता है कि इससे हमारे IQ पर प्रभाव पड़ता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट या IQ पर, इंटेलेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे एनवायरमेंट होगा वैसे हमारा इंटेलेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। ये है इम्पैक्ट ऑन लर्नर। किस चीज का इम्पैक्ट? इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का पूछा जाता है आपसे। और लास्ट इम्पैक्ट है लर्नर पर स्पोर्ट्स का और स्पोर्ट्स मेथड का, है ना। तो स्पोर्ट्स हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? कि हम हारना सीखते हैं, जीतना सीखते हैं, जीत कर डाइजेस्ट करना सीखते हैं, है ना, बैलेंस होते हैं। हार को डाइजेस्ट करना सीखते हैं जिससे कि हम निराशा से बच जाते हैं। तो बहुत रेयर होगा कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कर रहा हो उसने कभी सुसाइड किया हो, तो उसे पता है कि हार और जीत क्या है, लाइफ का एक पार्ट है। तो इससे फेलियर सक्सेस दोनों के बीच एडजस्टमेंट बनाना सीखते हैं। फेलियर के बाद सक्सेस सीखते हैं कि हर फेलियर नहीं है। क्या काउंट करना चाहिए कि हर फेलियर बेसिकली एक लर्निंग है कि वो गलती दोबारा हम नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं, स्पोर्ट्स का लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब स्टेटमेंट्स ये बता रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट तो सबको पता है कि स्पोर्ट्स से फिजिकल डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन मैं बात किस पे करनी है? मेंटल डेवलपमेंट पर, मेंटल लर्निंग्स पर। और वो यही है, हार जीत को सीखना, हार जीत को डाइजेस्ट करना, हार के फिर लड़ना या फिर खेलना, फिर जीतने की कोशिश करना। लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप में आप एडजस्ट करना सीखते हैं, पार्टिसिपेशन सीखते हैं, है ना, शेयरिंग सीखते हैं कि कैसे शेयर की जाती है चीजें। बहुत सारी चीजें जो स्पोर्ट्स से हम सीख लेते हैं। अब छोटे बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कुछ थिंकर्स ने थ्योरीज डेवलप की, तो बस एक तरफ थ्योरीज और उनके थिंकर्स, ये सब स्पोर्ट्स थ्योरी है जिनको हमने भी सुना है, बस हमें ये पता नहीं रहता कि ये स्पोर्ट्स थ्योरी है। हमारे पढ़ाई मान लेते हैं, पढ़ाई नहीं है। पहली थ्योरी है किंडरगार्टेन थ्योरी। किंडरगार्टेन थ्योरी जो कि फ्रोबेल FROBEL फ्रोबेल ने दी है। किसने दी है? फ्रोबेल। ठीक है। सेकंड थ्योरी है मॉन्टेसरी थ्योरी। मॉन्टेसरी थ्योरी जो कि मेरिया मॉन्टेसरी ने दी थी। मेरिया मॉन्टेसरी ने दी थी। फिर है स्काउट मेथड। स्काउटिंग होती है स्कूल में, वो भी स्पोर्ट्स मेथड का पार्ट है। वो दी है बैडेन पावेल। वर्ल्ड वाइड जन्मदाता था बैडेन पावेल। इंडिया में ये काम एनी बेसेंट ने बहुत अच्छा किया। एनी बेसेंट का बहुत योगदान है भारत में स्काउट को डेवलप करने के लिए। शी वाज ए गुड स्काउटियन। ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है विनेटिका, विनेटिका मेथड। इसका संबंध भी स्पोर्ट्स से है और इसका जो फाउंडर है वो कार्लटन वाशबर्न। कार्लटन वाशबर्न इसके फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है। तो ये लिटरली रटना है, तो खासकर लोअर एजुकेशन में ये चीजें बच्चे के काम आती है। इसके बाद हम अब शुरू करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर
अफेक्टिंग टीचिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो टीचिंग को अपने इन्फ्लुएंस में रखते हैं? तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचर, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक, मेनली हम दो भागों में बांट लें इसे, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिगत कारक, दूसरा है इंटेलेक्चुअल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो फिर से देख लें, इंडिविजुअलिस्टिक, इंटेलेक्चुअल को कहते हैं बौद्धिक कारक, देन मनोवैज्ञानिक कारक और अन्य कारक। व्यक्तिगत फैक्टर्स में क्या क्या शामिल है? तो टीचर और बच्चे दोनों के लिए घर का जो पर्यावरण है, तो घर का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत जिम्मेदार है। पड़ोसी, नेबर्स या आपके जो पीयर ग्रुप होते हैं, खेल समूह, आपकी इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आपकी मेंटल स्टेटस, मेंटल स्थिति, ये प्योरली हमारे इंडिविजुअलिस्टिक फीचर होते हैं, सॉरी प्राइवेट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ही हम किसको रखते हैं? स्कूल के एनवायरनमेंट को। तो जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी सीखने और सिखाने वाले को प्रभावित करता है। इंटेलेक्चुअल फीचर्स क्या होते हैं? तो इंटेलेक्ट का मतलब ही है कि जो आदमी लॉजिकली सोच सके, तर्क लगा सके। क्योंकि हम जनरली एशियन या जो इंडियन लोग हैं, वो दूसरे की कही गई या अपने द्वारा सुनी गई को ही सत्य मान लेते हैं, लॉजिक नहीं लगाते उसमें। तो जब देखी कही या सुनी गई को मान लोगे तो आप कुछ और सीखोगे। ठीक है ना? जैसे रटने वाला टॉपिक, कोई टॉपिक आपने रट लिया तो वो समझ में तो नहीं आएगा, बस क्या है, रट डाला आप, तो आप उस तरीके का चीज सीखोगे। और फिर कोई चीज अगर आपने लॉजिक के साथ कि भाई ये परिणाम है यानी कंसेक्वेंस है और ये उसका कॉज है, साधन है, जब इस सेंस में सीखेंगे तो आप इनोवेटिव भी होंगे। तो रूल्स को सीखना, बेसिक कॉज को सीखना एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। ठीक, और कई लोग ट्रेनिंग को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं एज इट इज। सोल्जर्स खासकर आप देखते होंगे, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वही उनके लिए लाइफ टाइम ट्रुथ रहता है, वो उसे कभी नहीं बदल पाते चाह कर भी। ठीक है, हाँ, नहीं, ट्रेनिंग इसमें इंटेलेक्ट में, ट्रेनिंग में जो सिखाया जा रहा है, तो आपको लॉजिक नहीं लगाना है। सोल्जर से क्या कहा जाता है? लॉजिक नहीं लगाना है, ये देखो तो ये कर देना। इंस्टिंक्ट उनकी उस तरह से बना दी जाती है कि दुश्मन को देखो तो सीधा फायर। अगर ये सिखा दिया गया तो अब वो कुछ और नहीं सीखेगा, सीधा क्या करेगा, उसको मारना और मरना ही सिखाया जाता है, वो वही करता है ना? और इसलिए वो रैंडमली भी निशाना लगाएगा तो निशाना उसका एक्यूरेट बैठता है, क्योंकि क्या है, वो प्रैक्टिस से ही उसको इतना डेवलप किया गया कि वो ऐसे भी करेगा तो एक बार में शूट करेगा बिना उसके टारगेट पॉइंट के, तो भी उसका निशाना लगेगा, वहां पर जाकर लगता है। तो ट्रेनिंग भी क्या करती है ना, कि हमारे इंटेलेक्ट को प्रभावित करती है। जनरली इंटेलेक्ट का मतलब तो तर्क होता है, मेन चीज तो हमारी ये है
लेकिन मैंने इससे जोड़ के इसलिए दिखाया क्योंकि कई बार हम ये नहीं करके ऐसे सीख लेते हैं, ये नहीं करके ये भी सीख लेते हैं। तो इंटेलेक्ट का बहुत थोड़ा प्रयोग करते हैं, हमारी बुद्धि का, ब्रेन का बहुत थोड़ा यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपना यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरे हमारे दिमाग को प्लान कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, दूसरा हमें केवल हिंट करता है या इंसाइट डेवलप कर देता है हमारा, और हम उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर इनोवेटिवली काम करते हैं। तो इनोवेशंस इसका रिजल्ट होगा। आप कितने इनोवेटिव हैं ये आपके इंटेलेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आप इंटेलेक्ट कितना यूज कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। खैर, अगला है साइकोलॉजिकल फीचर्स। अब साइकोलॉजिकल फीचर क्या है कि व्यक्ति की थॉट, इंडिविजुअल की या लर्नर की थॉट प्रोसेस कैसी है, विचार कर सकता है। और मैंने बताया था विचार करने का मतलब सीधा यह है कि वो कितने डायमेंशंस पर सोच सकता है। एक आदमी कह रहे विचार कर रहा है, तो विचार करने का मतलब क्या है कि एक टॉपिक दिया, उस पर उसने अलग अलग डायमेंशन से सोच लिया। सपोज करो यही है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, एक टॉपिक था, आपको कब समझ में आया, जब मैंने इसको कई सारे डायमेंशन के साथ बताने शुरू किए, तो बेटर ढंग से समझ में आने लगा। इसी को विचार करना है, विश्लेषण करना है। अब चूंकि हमारा ब्रेन ही क्या है, बनाई इसलिए सोचने के लिए, चीजों को थॉट प्रोसेस में लाने के लिए, ठीक है। तो ब्रेन का यूज करना बेसिकली क्या है, मेंटल स्टेटस, और उस ब्रेन को विचार, ब्रेन से विचार किस तरीके के बन रहे हैं, वो हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना। तो जो व्यक्ति पागल है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर इंटेलेक्ट ही नहीं है, उसके अंदर इतना भी नहीं कि वो सोच सके। ठीक, एक कॉमन मैन के अंदर क्या होता है, आईक्यू होता है, अब डेवलप नहीं किया है, क्यों, क्योंकि लॉजिक नहीं सिखाया, बाकी ये सब तो वो करता रहता है ना। जबकि साइकोलॉजिकल ये है कि ये आईक्यू का यूज आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टेटस। अर्थात किसी ने कोई चीज कही या आपने कोई चीज देखी, उसको देखकर आपके मन में पहला विचार कौन सा आया, ये आपकी थॉट प्रोसेस होगी, इसी को साइकोलॉजिकल स्टेटस कहते हैं, है ना। तो हर टीचर अपने आप में क्या है, छोटा मोटा साइकेट्रिस्ट भी होता है, मेंटल नहीं है वो, क्या वो साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट का मतलब आपकी थॉट प्रोसेस को क्या करता है, बिल्ड करता है, डायरेक्शन देता है कि इस चीज का मतलब ये भी है, जो आप सोच रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हर बार इसका मतलब यही नहीं होता है, आपको ये भी चीज सोच लेनी चाहिए। मतलब वही आ गया कि थॉट प्रोसेस में एक चीज कही, आपने जो चीज समझी उसके एडिशनल कोई चीज और बता देगा वो, कि जरूरी नहीं कि आपने सामने वाले ने ये कहा तो आप नहीं समझना था, कुछ और भी समझ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, कि किसी चीज को देखकर सुनकर हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, सुनकर समझकर, वही समझना और रिस्पॉन्स करना क्या है, उस आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है। ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट की भी देन हो सकती है, हमारे एक्सपीरियंसेस की देन भी हो सकती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है इसका, आई ब्लिंकिंग, आंख मारना, हम आगे पढ़ेंगे भी इसे। आंख मारने को अगर फिजिकली देखें तो आंख को मार दिया, चोट पहुंचा दी, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, आंख मारने का मतलब किसी को हम लोग परेशान करने के मूड में भी देखते हैं कि हमें वो परेशान कर, मुझे आंख मारी, परेशान कर रहा है। जबकि आंख मारने का सही मीनिंग क्या होता है कि समवन
ट्राई टू कोई आदमी कोशिश कर रहा है ये बताने की कि आई वांट टू क्लोज विथ यू, इंटीमेसी को दिखा। इट्स नॉट फिजिकल, इट्स मेंटल। और जनरली समाजों में आंख मारना क्या है? किसी को हरास करना होगा। तो किसी ने किसी को आंख मारी और किसी को हो सकता है कि क्या हो, फिजिकली प्रॉब्लम आई ब्लिंक होने की, है ना। अब किसी को फिजिकली आई ब्लिंक होने की अगर प्रॉब्लम है और उसने किसी के सामने आई ब्लिंक कर दी तो सामने वाला क्या मानेगा, क्या मुझे, जबकि वो क्या कर रहा होगा, वो फिजिकल प्रॉब्लम। तो ये है वो स्टेटस साइकोलॉजिकल कि आपने आंख मारना सामने वाले ने मारी और आपने क्या सोच लिया, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो टीचिंग क्या करती है, देखे गए, कहे गए, दिखाए गए, बताए गए पर थॉट प्रोसेस कैसे सोच सकते हो आप, जो सोचते चले आ रहे थे उसमें कुछ चेंज आप लोगों के साथ कई बार होता होगा। जैसे मैंने बताया अभी तक आपके लिए आंख मारने का मीनिंग क्या होता था, आज मैंने आपको क्या कर दिया, आपका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सामने वाला आपको आपसे अपनी इंटीमेसी दिखा रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। सही मीनिंग इसका यही होता है आंख मारने, ये क्लोजनेस को दिखाता है, इंटीमेसी को दिखाता है। तो ये क्या है, आपके आंख मारने वाले कंसेप्ट पे मैंने आपको क्या किया, थोड़ा सा इनलाइट कर दिया, प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया। तो ये आपके थॉट प्रोसेस को अब चेंज करेगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फीचर्स। जो इंपॉर्टेंट है वो है अदर फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से फीचर हैं जो लर्निंग और टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं, करते ही हैं, आप भी देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है एप्टीट्यूड, बहुत पूछा जाता है। इवन आप पढ़ ही क्या रहे हैं क्लास में, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, है ना। सिविल सर्विस में भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, नेट के कंपलसरी फर्स्ट पेपर में भी को भी क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। टीचिंग क्या होती है ये भी आपके लिए एप्टीट्यूड है। तो एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है एटीट्यूड, दोनों में डिफरेंस पूछेगा आपसे और ये समझना होगा। ठीक है, देखते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी स्पेशल चीज को करने के लिए आपका ओरिएंटेशन है कि नहीं है, अंदर से आप ऐसा सोच सकते हैं। जैसे आपको एक फौजी बनना है लेकिन आप क्या हो, हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, क्या हुआ, या चलिए आपको हैंडीकैप्ड नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं, लेकिन आप ब्लड देखते क्या होता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो आप कैसे फौजी बन सकते हैं? या आप किसी को चाहे कुछ भी हो जाए किल नहीं कर सकते, तो क्या बनना है, फौजी नहीं बन सकते। इसका तो नहीं फौजी सबको मारता ही है, लेकिन फौजी होने की शर्त क्या है कि किसी को भी मार सकता है जरूरत पड़ने पर, और आपके अंदर वो अप्रोच ही नहीं है। तो इसी को हम अप्रोच भी कहते हैं। तो उस तरीके की अप्रोच नहीं, उस तरीके का आपका अंदर से ही आप तैयार नहीं उस चीज के लिए, ना आप सोच पा रहे हैं उस तरीके के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें कोई चीज तैयार करनी है सिविल सर्विसेज में या कहीं भी, तो क्या देखना चाहिए कि क्या हमारा उसको लेकर ओरिएंटेशन अच्छा है, ठीक है, नहीं। जनरली ये लोग नहीं करते। जनरली क्या करते हैं, तैयारी करने से पहले बस सोच लेते हैं कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे एनडीए में जाना है, और घर वालों से बोलते हैं कि बस, और शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हमारे घर वाले कैसे पहचानते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड है, कि 12th में नंबर कितने आए, अगर 90% आया है तो बच्चा आईएएस बन जाएगा, ये सोच लेते हैं। बच्चा शुरू में पढ़ने से बहुत, शुरू में बहुत अच्छा रहा है, अभी तक अच्छा है, तो आईएएस बन सकते हैं। यानी वो मेहनत करने के लेवल को तो देख रहे हैं, और क्या नहीं देख रहे हैं, एप्टीट्यूड को नहीं देख रहे। इसलिए कैरियर काउंसलिंग होती है 12th के बाद, 10th के बाद,
हमें क्या करनी चाहिए, बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? जिससे हम उसके एप्टी को जान सकते हैं। क्लियर है? इसे बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता, खत्म या शुरू नहीं किया सकता। ये होता है तो बस थोड़ा मॉडिफाई तो कर सकते हो आप इसे। हाँ, बढ़ाना, थोड़ा रिड्यूस करना, खत्म या बना नहीं सकते आप इसे। ठीक है? तो जिसके अंदर ही फौजीपन नहीं है वो फौजी बन ही नहीं सकता, या कुछ भी कर ले। ये बहुत रेयरली होता है, जब तक कि आपकी लाइफ में कोई यू टर्न नहीं आया हो। आपने, आपके आसपास के जब तक 10 लोग नहीं मर गए, फौजी ने न मारे हो, तब तक आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा नहीं हो सकता, आप किसी को किलिंग नहीं कर सकते। तो बहुत रेयरली चेंज होता है, लेकिन जनरली हम इसे मॉडिफाई करते हैं, है ना, अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है? एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है किसी चीज को देखने का हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं। किसी चीज को देखते ही हमारी पहली इंटरप्रिटेशन क्या है, उसे हम कहते हैं हमारा ये इसके प्रति एटीट्यूड है। जनरली एटीट्यूड का मतलब क्या मानते हैं? घमंड कहते हैं, ये तो इसमें बड़ा एटीट्यूड आ गया है। नहीं, गलत मानते हैं। एटीट्यूड का मतलब घमंड बिल्कुल नहीं होता। ये एटीट्यूड का मतलब क्या है? ये चीज को देखकर आपकी पहली फीलिंग, पहला एक्सप्रेशन कैसा आया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए हमेशा कैसे होते हैं ये एटीट्यूड? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव, न्यूट्रल भी हो सकता है। कई बार क्या है, न्यूट्रल भी होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। देख के अच्छा लगा, पॉजिटिव है, देख के खराब है, इसका मतलब वो चीज खराब अच्छी नहीं है, आप खराब अच्छे नहीं होते इससे, केवल व्यू पॉइंट। ठीक है? तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं। पढ़ाने वाला ही, उसका भी पॉइंट क्या है ना? जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि लड़कियों को केवल कोएड में नहीं पढ़ाते, वो केवल कहाँ पढ़ाते हैं? गर्ल्स स्कूल या कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो उनका एटीट्यूड इस तरीके का है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लड़की को कोएड में पढ़ना चाहिए, लड़के को कोएड में पढ़ना। जिससे कि आप क्या करते हैं? जेंडर सेंसिटिव हो जाते हैं आप, जेंडर के साथ आपकी सेंसिटिविटी डेवलप होती है, इसलिए भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को, है ना? तो हर चीज को देखने का हमारा एक नजरिया होता है। जो लोग ड्रिंक नहीं करते उनके लिए अल्कोहल पाप है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए मीट पाप है, लेकिन जो खाते हैं उनका लॉजिक अलग देंगे कि भाई प्रोटीन है और ये है, वो 10 चीजें बताएंगे आपको, उनका व्यू पॉइंट। इससे मीट और अल्कोहल खराब अच्छे नहीं होते, हमारा उनके प्रति जो नजरिया है, व्यू है, वो खराब और गलत, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है? तो टीचिंग में एक बहुत जरूरी है ना, टीचर के लिए भी और उससे लर्नर के लिए, कि जब वो क्लास में आया, किस चीज के बारे में टीचर ने बताना शुरू किया, तो वो क्या सोच रहा है बच्चा उस चीज को लेकर। अगर पॉजिटिव सोच रहा है तो जल्दी सीखेगा, नेगेटिव चीज सोच रहा है तो नहीं सीखेगा, हो सकता है रिटेलिएट करे आपको उसके। है बात समझ में? ठीक है। और फैक्टर्स देखते हैं। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। इंटरेस्ट होगा तो आप जल्दी सीखेंगे। चौथी चीज है इंस्टिंक्ट। कल भी हमने बात की थी इंस्टिंक्ट पर, और मैंने आपको आपसे जोड़ा भी था। आपके अंदर इंस्टिंक्ट किसकी होनी चाहिए थी? क्यूरियोसिटी की, जिज्ञासा की। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना आप लोगों को पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ के आ जाते हो, कभी ये नहीं सोचते कि हमें इसके आगे भी देखना चाहिए। ये अगर क्यूरियोसिटी होती तो आप जरूर देखते। क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। टीचर जितना बता दे उससे आगे भी देखने का प्रयास करना चाहिए, या उससे पहले देखने का प्रयास करना चाहिए। इससे फायदा होता है कि कल मैंने बताया कि आपको मैं ये पढ़ाऊंगा और आप थोड़ा सा रीड करके आए तो क्लास में जल्दी समझ में आने लगे, जाके फिर पढ़ा तो क्लास में और जल्दी समझ में आएगा। टीचर ने पढ़ाई और आपने ना पढ़ के आए ना 2 दिन बाद पढ़ा, वो चीज कभी समझ में नहीं आने वाली है। और जब पढ़ रहे हो तब इंटरेस्ट के साथ पढ़े, अरे वाह ये चीज जानने को मौका मिला। आज हमें क्लास में पता लगा कि आंख मारने का मतलब केवल किसी को परेशान करना नहीं होता, बल्कि इंटीमेसी दिखाना हो।
तो ये सुनने के बाद, समझने के बाद यू फील हैप्पी कि यार आज ये चीज भी सीखने को मिली, बहुत अच्छी बात है ना। हर चीज सफलता से अच्छी लगी जरूरी नहीं है, रिजल्ट मिले ना मिले बात की बात है, रिजल्ट तो मेहनत, लेकिन जो सीखा है वो इमीडिएट काम हो सकता है कि ना आए, लेकिन सीखा है ये बड़ी बात है। और हम या ह्यूमन बींग्स जनरली किस पर्पज से सीखता है कि काम आएगा, और सीखना क्यों चाहिए, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट ही है सीखना, तो आपको इंटरेस्ट अच्छा आता है। तो ये हैं अदर फैक्टर्स जो टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता लगेगा टीचिंग स्किल्स किसे कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा टीचिंग स्किल्स। तो किसी भी चीज की स्किल्स हो, अपने आप में स्किल्स क्या होती हैं? टीचर आपको जो लर्न करा रहा है या स्टूडेंट्स लर्नर सीख रहा है उसे, एक तो डायरेक्ट हो सकता है और एक थ्रू स्किल हो सकता है। ठीक है, हाँ, किसी बच्चे को अगर हमें टेबल सिखानी है तो 2, 4, 6, 8, 10, 20 लिख कर दे दो उसे कि भैया ये तेरी टेबल है, रट ले, पढ़ ले, जो समझाना कर ले। टीचर ने क्या किया, अब स्किल्स की यूज करना कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं, 2 के बाद 4 ही क्यों आता है, 6 क्यों नहीं आ जाता, ये सिखाता है। टेबल्स क्या होती हैं, तो टेबल्स बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, अगर आप बच्चे को बताएं। ठीक है, तो टेबल अगर याद नहीं हो रही है तो इसे बनाना सीखो कि हर अगली वैल्यू में बेसिक वैल्यू को जोड़ दो, क्या मिलता जाएगा, अगला स्टेज टेबल मिलती जाएगी। तो ये सब आप बता रहे हो, टीचर ने क्या किया, अपनी स्किल्स का, यानी किसी चीज को करने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, जो चीज को इजी करते हो, फास्ट कर देते हो, स्मूथ करते हो और वैल्यू एडिशन भी कर देते हो, उन सारे एफर्ट्स को कहते हैं कि वो स्किल्स। ठीक, इवन मैंने भी पहले कहा कि टीचर को ये पता होना चाहिए, उसकी स्किल है कि जो वो बता रहा है बच्चे को, बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसे समझ में पहली बार में नहीं आए, तो इस तरीके से पढ़ाए कि जैसे कि वो खुद पढ़ रहा है। तो जिस तरीके से पढ़ा रहा है वो उसकी टैक्टिक्स जो है ना, तो टीचिंग स्किल बेसिकली टैक्टिक्स होती है, बंचेस और ग्रुप ऑफ टैक्टिक्स है कि बेसिक पर्पस तो यहां से यहां जाना ही है, लेकिन वो कितना स्मूथ होगा, फास्ट होगा, रियलाइज अंडरस्टैंडेबल होगा, ये सब करेंगे तो स्किल्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो टीचिंग स्किल्स टीचिंग को स्मूथ, फास्ट, अंडरस्टैंडेबल, इजी बनाने वाले टैक्टिक्स होती है। जिसमें हम टीचिंग एड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, टीचिंग एड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आजकल हो रहा है कि क्लास में लेक्चर टीचर ने बता दिया और रिकॉर्डिंग भी कर ली, अब बच्चा क्या कर सकता है, घर पे जाकर उसे फिर सुन सकता है, तो ये उसको क्या करेगा, सीखने में फिर से मदद करेगा। तो यहाँ जो टीचिंग एड है वो क्या है, रिकॉर्डिंग है, कैमरा है, मोबाइल है, जो भी है, यूट्यूब पर डाल दिया तो बच्चा जब चाहे तब उसे फिर से देख सकता है, सीख सकता है उससे। तो टीचिंग एड्स का यूज करना भी आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। कोरोना काल में कई पुराने टाइप के टीचरों ने कहा कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम तो नहीं सीखेंगे, हमें आता ही नहीं, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। कुछ लोगों ने क्या करना, नहीं, बच्चे का नुकसान हो रहा है तो बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे, हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करके टीचिंग को बच्चे तक पहुंचाना ही। तो उन टीचरों ने मेहनत भी की, मोबाइल से जैसे भी पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया, ये उसकी स्किल्स का हिस्सा था। जिनको नहीं आता तो उन्होंने भी सीख लिया कि ऑनलाइन पढ़ाना भी जरूरी होगा,
जरूरत पड़ सकती है कभी। ठीक है, चलो। हाँ, मैंने कहा मेथड, ये बेसिकली मोडस ऑपरेंडी है, कैसे इजी, फास्ट, स्मूथली सिखाओ। पर्पज वही है, ये तो आप सीख ही जाएंगे कम समय में, फास्टेस्ट, इजीली, फर्स्ट टाइम में सीख रहे हो, वो जो भी होगा वो आपके स्किल्स का हिस्सा हो। तो टीचर वो मेथड डेवलप करता है, सोचता है, एग्जाम्पल्स तैयार करता है, ये सब करना ही उसके स्किल्स का हिस्सा है। तो स्किल्स बेसिकली काम करने का तरीका होता है, काम नहीं होता है। और इस स्किल्स को कौन बढ़ा देता है? इक्विपमेंट्स बढ़ा देते हैं आपकी स्किल्स को। जितना आप मैकेनाइज तरीके से यूज करेंगे मशीनों का, टूल्स और टूल्स का, तो आपकी स्किल्स और इंक्रीज होती हैं, डेवलप होती है। ठीक है, अब टीचर की क्या स्किल होनी चाहिए, ये जरूरी चीज है ना। तो पहली स्किल होनी चाहिए स्टिमुलेशंस, खुद भी स्टिमुलेट हो और बच्चे को भी स्टिमुलेट करे कि सीखो, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। मतलब इस तरीके से कहानी सुनाना, डेली बोलना, एग्जाम्पल देना, मोटिवेट करना, तो इसको आप मोटिवेशन कह रहे हैं बच्चों को देना, वो बेसिकली क्या है? स्टिमुलेशंस। तो पहली टीचिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए कि आप बच्चे को स्टिमुलेट करें और खुद भी स्टिमुलेट रहें। स्टिमुलेट का मतलब प्रमोट टू लर्न, मोटिवेट टू लर्न। फिर होता है सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन क्या है? अब इंडक्शन शब्द का प्रयोग कब करते हैं? दो चीजों को एकदम एक्यूरेटली मिलाने पर, है? जैसे आप इंडक्शन घर में यूज करते हैं ना, तो अगर आपने वो पतीले की चौड़ाई, लंबाई उस सर्कल से ज्यादा कम ज्यादा कर दी तो क्या होगा? इंडक्शन काम नहीं करता, होता ना। इस तरह का होता है आपके घर में, तो एक सर्कल बना रहता है उस पर, तो आप जो भी उस पर यूटेंसिल्स, बर्तन रख रहे हो, कैसा होना चाहिए? वो भी ठीक इसके सर्कल का होना चाहिए, नहीं तो क्या नहीं होगा? प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा। इसका मतलब ही है सेट इंडक्शन का कि जो चीज बच्चे के लिए नोन है, बच्चा उससे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप उससे शुरुआत करिए या वो पहले करिए। तो टीचर को सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए? जो बच्चे को पहले से आता है उसी से चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चा स्टिमुलेट भी होगा और इंटरेस्ट भी शो करने लगेगा, क्योंकि उसे पहले से पता है ये बात। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, जो मैं आपके साथ करता हूँ कि अच्छा बताओ ये शब्द सुना, इसका मीनिंग क्या है, क्या समझते हो इस मीनिंग से? तो प्रीवियस नॉलेज का यहाँ यूज हो जाता है, बच्चे को पता, टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा इस विषय में कितना जानता है और उससे कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। बच्चों को क्या फायदा होता है? पहले से जानी गई चीज के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है, तो वो इजीली कनेक्ट करने लगता है कि हाँ ये तो यार थोड़ा सा और अपडेट करना है, मेरा काम हो जाएगा। इसे कहते हैं सेट इंडक्शन, इंड्यूस कर देना। तो बच्चा आपके सिलेबस से कब इंड्यूस होगा? जब आप उसे सेट रखेंगे, बिल्कुल सर्कल पर सर्कल बिठा देंगे। कैसे होगा? तो पहले से जो बनाया उसी पर रखो उसे, ठीक है। अब फिर धीमे धीमे क्या करें, आप उसको, उसका दायरा बढ़ाते चले जाइए। तो पहले सेट करना सीखना चाहिए टीचर को। तीसरी चीज है क्लोजर। क्लोजर बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है क्लोजर? जो आपने पढ़ा दिया शुरुआत में, ठीक है, उसे किसी चीज से जब खत्म करो तो रिलेट करके करो, ठीक है। जैसे आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसे किससे जोड़ दो? अपने आसपास की सराउंडिंग से, पॉलिथिन से जोड़ दो। साउंड से इतना बच्चा रिलेट नहीं करेगा, साउंड पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से, लेकिन जैसे आप उसे किससे करेंगे? प्लास्टिक पॉल्यूशन से, तो तुरंत क्या करेगा? वो रिलेट कर लेगा उससे। तो क्लोजर का मीनिंग ही होता है
कि जो आपने बताई उस बात को टोटलिटी में कब कंप्लीट होगी, वो बात क्लोज कब होगी, जब वो आसपास के एनवायरनमेंट से उससे रिलेट कर लेगा, तब वो उसे क्लोज करेगा। क्लोज का मतलब कंप्लीटनेस है कि नाउ दिस टॉपिक और पार्ट और यूनिट और सिलेबस नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, ये हुआ, आगे समझ में। तो क्लोजर का मतलब पढ़ाई बंद कर देना नहीं, क्लोजर का मतलब है कि टॉपिक फाइनल कब कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक कब कंप्लीट होगा, जब मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा जो आपकी लाइफ में डेली रूटीन में यूज हो रहे हो, फिर आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकते। तो क्लोजर का मतलब है टॉपिक को फाइनली खत्म करना विथ लाइव एग्जांपल्स, क्लोज एग्जांपल्स, इसलिए क्लोजर कहा गया है। तो क्लोज एग्जांपल करेंगे देंगे तो क्लोजर होगा ये, CLOSURE। अगला है टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज एंड नॉन वर्बल क्लूज। ये भी टीचिंग स्किल्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या होता है, टीचर बोलते समय बताते समय गेस्चर, पोस्चर्स, डायग्राम का यूज करता है, ये उसकी स्किल्स है। इनसे वो बच्चे को स्मूथ करता है, इजी करता है कि आप अपनी बात को जल्दी से सीख। तो हमेशा टीचर को अपने साइलेंस का यूज करना चाहिए, नॉन वर्बल क्लूज का यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठना है, इसका मतलब है कि जो बोल रहा है उसके अलावा जो जो कर रहा है, जैसे मैं पोस्चर बना रहा हूं, है ना, मैंने आपको ऐश्वर्य और उस दिन डेल्टा का मीनिंग समझाया, तो हाथ बना, हाथ का यूज किया, है ना, डायग्राम का यूज कर देता हूं, जैसे अभी डायग्राम यूज किया आपके लिए। ये सब क्या है, नॉन वर्बल क्लूज है। यहाँ टीचर बोलता नहीं है, केवल कुछ साइन और सिंबल से क्या कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि टीचर जब बोल रहा है तो नॉन वर्बल क्लूज यूज नहीं करता, उल्टा भी होता है, नॉन वर्बल क्लूज समझाते हुए वो बोल भी रहा है, दोनों चीजें साथ साथ चल सकती है। ठीक है, तो टीचर केवल आए और बोल के चला जाए, कुछ समझाए ना, कुछ डायग्राम ना बनाए, है ना, गेस्चर पोस्चर यूज ना करे, तो क्या नहीं होगा, उतनी अच्छी टीचिंग इंप्रेशन फीलिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। तो जरूरी है कि आप उस काम को भी करें, टीचर करें। नेक्स्ट है रीइंफोर्सिंग पीपुल पार्टिसिपेशन। रीइंफोर्सिंग ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जब बच्चा बताए तो उसे शाबाशी देना, ठीक है, बहुत अच्छा, कीप इट अप, इससे वो रीइंफोर्स होता है नेक्स्ट टाइम बताने के लिए। नहीं बता पा रहा है तब भी ये नहीं कि तू क्या बताएगा और तू ये कर तू वो कर ले, कोशिश करो बेटा, बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस कर लेते। तो आप उसे बोलने के लिए कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो इस टॉपिक को लेकर। ये सब रीइंफोर्सिंग है। ना आता है इसको लेकर उसे हरास नहीं करना है, उसे डिमोटिवेट नहीं करना है ना। कई बार नेगेटिव बोल के भी पॉजिटिव आउटकम आते हैं। तो कल ही मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसे चलता रहा तो ग्रुप सी की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं था, बल्कि मोटिवेट करने के लिए था कि यार ये नेगेटिव बोलकर भी तब हम ग्रुप सी लेवल पे भी नहीं आ पा रहे हैं, हमें और मेहनत करनी चाहिए। आप ये भी समझ सकते थे, कुछ लोग ये भी समझ सकते थे, सर ने कहा ग्रुप सी के लायक भी नहीं तो तैयारी छोड़, नहीं, उसका पर्पस ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो हमेशा टीचर को क्या करना चाहिए, ये उसकी स्किल्स है कि बच्चे को रीइंफोर्स करते रहे। तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे रीइंफोर्स करता है, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। ये उसका काम है, टीचर का काम केवल बताना नहीं होता, नहीं आ रहा है तो सिखाना है उसको, ये भी काम है आपका। नेक्स्ट, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस। फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस का सीधा मतलब है कि बच्चों को मोटिवेट करे कि क्वेश्चंस पूछे।
रेगुलर पूछे, बच्चे टीचर ना पूछे बच्चे भी पूछे, तो दोनों के लिए है। टीचर पढ़ाए, पूछता रहे, पढ़ाने के बाद पूछे, और बच्चे बीच में पूछते रहे। लेकिन कैसे क्वेश्चन? प्रूविंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्किल्स कैसी है? प्रूविंग क्वेश्चंस। कुछ होता है ना, फुलिश क्वेश्चन पूछ लेते, पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले स्किल है प्रूविंग या प्रोविंग क्वेश्चंस, PROVING। इसी को कहते हैं यूज ऑफ हायर क्वेश्चन, है ना। 2 दिन पहले बेसिक पढ़ाया था किस चीज का, आज एडवांस लेवल है, और आप थर्ड डे क्या कर रहे हो? बेसिक पूछ रहे हो। नहीं, हमेशा बच्चे को क्या करना चाहिए, जो पढ़ लिया है उससे आगे का क्वेश्चन पूछे तो बेहतर। ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं पूछ सकते, बेसिक भी पूछे, लेकिन मोटिवेट करिए और हायर क्वेश्चन पूछे, इससे वो सीखने के लिए मोटिवेट हो। जब मैं आपको बोलता हूँ कल मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उसका पर्पस क्या होता है? ये मोटिवेट करना कि आप पहले पढ़ कर आओ। पहले पढ़ कर आओगे तो क्या होगा? बेस क्लियर, क्लास में समस्याएं, प्रॉब्लम्स कम से कम होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले पढ़ कर आओगे तो अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे, दिमाग में डाउट्स आएंगे, क्लियरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर। रिकॉग्नाइजिंग ऑफ एंड अटेंडिंग बिहेवियर। टीचर को हमेशा बच्चे को अटेंटेटिव मोड में रखना चाहिए, और ये काम कर सकता है टीचर जब वो रिकॉग्नाइज कर रहा हो बच्चे को। कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा हो? कि अगर कोई बहुत हैवी ड्यूटी टॉपिक पढ़ाना है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ाना है, बच्चा नहीं पकड़ पा रहा, तो तुरंत अपने गियर चेंज करिए, एक छोटी सी स्टोरी सुना दीजिए, थोड़ा सा कोई छोटा सा जोक सुना दीजिए, और ये सब रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे मैं क्लास में पढ़ाते समय अपने बारे में बहुत कम बताता हूँ, कुछ टीचर होते हैं कि अपने बारे में ही बोलते रहेंगे। मैं तभी अपने बारे में बताता हूँ जब मुझे लगता है कि ये टॉपिक समझाने के लिए अब आपको एक एग्जाम्पल ऐसा चाहिए होगा जो आप डायरेक्ट आप उससे कनेक्ट कर सकें, है ना। तो वो है रिकॉग्नाइजिंग, कि बच्चा तभी समझ पाएगा जब मैं उसे अपने आसपास एग्जाम्पल दूंगा, तो कहेगा अच्छा सर के साथ भी ऐसा हुआ है, तो फिर हाँ ये चीज अब समझ में आ रही। इससे क्लास लाइव हो जाती है। लाइव का मतलब बच्चे अटेंटिव होता है, अच्छा सर ने ऐसा हुआ था, वो मोटिवेट भी करता है, बच्चा उसे क्लोजली रिलेट करता है। ये टीचर को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि बच्चा किस टॉपिक को लेकर क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो आपको रिस्पॉन्स कराने के लिए मोटिवेट करना है, उसको काम करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल। इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल अंडरस्टूड है, सब जानते हैं। कोई भी चीज समझानी हो तो एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करिए, विस्तार से बताइए। जितना विस्तार से बताएंगे बच्चे को समझने में आसानी होगी। लेक्चरिंग, ये तो कॉमन चीज है। लेक्चरिंग का मतलब होता है टॉपिक को एक्सप्लेन करना बच्चे के लेवल पर जाकर, ये इसे लेक्चरिंग कहते हैं। लेक्चरिंग का मतलब केवल टेक्स्ट को पढ़ देना नहीं होता, इस तरीके से बताना होता है कि बच्चा उसे इजीली ग्रैब कर सके उसी के लेवल पर जाकर। नेक्स्ट है प्लान्ड रिपीटेशन। प्लान्ड रिपीटेशन, जाहिर सी बात है, प्लान्ड प्लानिंग के साथ। प्लान्ड रिपीटेशन क्या मतलब होता है? जैसा कि हम हमेशा क्लास में करते थे, अब तो बंद कर दिया हमने, कि नई क्लास शुरू करने से पहले क्वेश्चन उनका रिवाइज कराते थे। ठीक, क्लास खत्म करने के बाद पूछते थे कि अच्छा इस पूरे टॉपिक को आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक दिन में एक टॉपिक 3 बार हो गया, है ना। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि अब लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, लगता है 15 मिनट स्टार्टिंग के खराब ही हो रहे हैं। तो ये प्लान रिपीटेशन, एक टॉपिक 2 दिन पहले पढ़ाया, तीसरे दिन उसको रिवाइज करवा दिया। अच्छा बताओ परसों वाला टॉपिक कितना याद है, तो चलो रिवाइज कर लेते। इससे क्या होगा? रिकॉल होने की
जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो रिकॉलिंग कराना बहुत ज़रूरी है बच्चों। टीचर का काम केवल आज बता के भूल जाना नहीं होता है। आज बताए, कल पूछे, परसों फिर बताए, परसों उसके बाद फिर रिलेट करे उससे, तो डे बाय डे उसके साथ कनेक्टिंग बना रहेगा। बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि वो कनेक्टिंग मोड में रहे उससे। तो जो टॉपिक 2 महीने पहले पढ़ा था, जरूर नहीं कि आप उसे भूल जाएं। अच्छी बात है कि 2 महीने बाद भी क्या रहे वो, कैसे रहेगा कि आज पढ़ाते समय ऐसी चीज बताओ जो 2 महीने पहले बताई थी, है ना। मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास में बताता हूँ कि आज अगर कोई इंडस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको बेसिक वाली क्लास समझ में आनी चाहिए, तभी आप भारत की इंडस्ट्री समझ सकते हो। ठीक है। और लास्ट है कंप्लीट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या करना चाहिए टीचर को? ये नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीटनेस कब होती है? टीचिंग भी एक कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन में दो लोग बात करते हैं, तो टीचिंग में भी क्या हो रहा है, दो कम से कम लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो उससे ज्यादा भी होते हैं। तो टीचिंग अगर एक कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब फीडबैक आ जाता है। तो टीचर पढ़ाए, क्वेश्चन रिपीट करा दे, सिलेबस रिकॉल करा दे, और लास्ट में फीडबैक ले ले। जाहिर सी बात है इवेल्युएशन के बाद ही होगा काम। तो टीचिंग कब कंप्लीट होती है? जब इवेल्युएशन आ जाए। टीचिंग का फीडबैक क्या है? इवेल्युएशन। पढ़ाया, बच्चे का एग्जाम लिया, रिपोर्ट कार्ड दे दिया, और इंप्रूवमेंट के बारे में बता दिया कि इंप्रूवमेंट्स आपको करने हैं। अब टीचिंग कंप्लीट होगी। तो कम्युनिकेशन फीडबैक से कंप्लीट होता है, और टीचिंग का फीडबैक क्या है? इवेल्युएशन। कि आपकी 100 में से 70 नंबर आए हैं, तो 30 70 कहाँ कहाँ आए हैं ये बताना, और 30 क्यों नहीं आए हैं, कैसे आ सकते हैं ये बताना। ठीक है यहाँ तक? तो ये है टीचिंग स्किल्स। ये सब काम टीचर को पढ़ाते हुए करने पड़ते हैं, करने चाहिए। इससे टीचिंग इफेक्टिव, कम्युनिकेटिव होने लगती है आइडियल टीचिंग की कंडीशंस में बेसिकली। ठीक है, लास्ट में है क्वालिटी टू बी अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो पहला है ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है पेशेंस रखना। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो क्या चाहिए? तो टीचर को भी क्या जरूरी, सबसे पहले वो कुछ भी करे लेकिन सबसे पहले उसे पेशेंस चाहिए। और टीचर को तो बहुत चाहिए, क्योंकि जो वो ट्रांसमिट कर रहा है वो चीज़ भी अपने आप में टफ है, ट्रांसमिशन प्रोसेस टफ होती है, और बच्चे का मेंटल लेवल क्या है वो और भी टफ है। इन चीज़ों का रिजल्ट आने में समय लगता है, और तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस इस बात का कि रिजल्ट अच्छा आएगा, और खराब क्यों आ रहा है इसको पहचान के इसे ठीक करूँ, इस बात का पेशेंस भी रखो। तो टीचिंग बाकी काम से ज़्यादा पेशेंस का काम, क्योंकि पेशेंस अपने बारे में रखना तो आसान होता है, दूसरे के रिस्पॉन्स को वेट करना, उससे इम्प्रूव करना, उसकी फाइंडिंग्स निकालना, उसके कॉजेज निकालना, फिर काम करना, फिर मेहनत करना, फिर रिवोल्यूशन, उसके बाद फिर से कोशिश करना कि और अच्छा सा हो जाए। तो सामने वाला रिस्पॉन्स करे ना करे, कब करेगा, कितना करेगा, इस बात का पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने हमारा पेशेंस तो रख सकते हैं अपने आप के बारे में, लेकिन दूसरे के बारे में रिस्पॉन्स का पेशेंस बहुत मुश्किल होता है, और टीचर को ये काम बहुत करना पड़ता है। इसलिए टीचिंग थोड़ा सा टफ वर्क है, दिखने में भले ईजी है, लेकिन अगर अच्छी टीचिंग का मतलब है कि वो बहुत पेशेंस वाला काम है। ठीक है। नंबर 3, क्लास के एनवायरनमेंट को एनर्जेटिक बना के रखे। तो एनर्जेटिक एनवायरनमेंट फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। एप्रिसिएशन टू द चाइल्ड, टू द लर्नर। जैसे मैंने बोला, हमेशा बच्चे को सीख अच्छा किया है तो भी
गुड बोले, वेरी गुड बोले, और खराब कर रहा है तो उसे मोटिवेट करके ठीक करने की कोशिश करे कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, लेट्स ट्राई। ठीक है ना। नेक्स्ट, पढ़ाते समय वेरिएशंस और इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक ही बात को बताने के आपके पास 3-4 तरीके होने चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन है आपका, और चारों ही इंटरेस्ट के साथ आने चाहिए, चारों में बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए। तो टीचर वो आदमी जो एक बात को कहने के 10 तरीके खोज कर रखता है, या रखना चाहिए। नेक्स्ट, टीचर हमेशा कैसे शुरू करे चीजों को, डायग्नोस्टिक तरीके से शुरू करे और थेरेपी तक ले जाए। यानी पहले डायग्नोस्टिक से थेरेपी की ओर जाना चाहिए। डायग्नोस का मतलब बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये समझ के देखो, समझो, और फिर उसे एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देकर उसकी थेरेपी करो। ये अप्रोच होनी चाहिए टीचर, अच्छे टीचर। मास्टर इन हिज सब्जेक्ट, ये तो बेसिक बात है, अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए, बहुत जरूरी है। फ्री फ्रॉम बायसनेस, किसी भी प्रकार के क्या बोलते हैं उसे, प्रिजुडियसनेस या इंक्लाइननेस से फ्री होना चाहिए। सब यानी उसके लिए सब अच्छे हैं, सब बराबर हैं, सबके लिए अवेलेबल है। फुल ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और लर्नर, बच्चे पर हमेशा विश्वास रखे कि हाँ ये कर लेगा, मैं कहूंगा तो ये कर लेगा, इसमें एफिशिएंसी है। तो नेवर से कि तू कुछ नहीं कर सकता। सेंसिटिव होना चाहिए, अंडरस्टूड बात है, टीचर जितना सेंसिटिव होगा उतना ही वो चीज़ों को अच्छे से समझ के समझा पाएगा। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद स्टूडेंट्स या क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद स्टूडेंट्स और लर्नर्स। कमिटेड टू हिज वर्क, मोटिवेट टू लर्न लर्नर्स या स्टूडेंट्स, बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अफेक्शनल एटीट्यूड हो, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपैथी और मर्सी के साथ। ये दो चीजें अगर बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ हैं तो वो बेटर ढंग से सिखा सकता है। एंड मर्सी हो तभी माना जाएगा कि वो अफेक्शनल एटीट्यूड है उसके अंदर। पार्टिसिपेटरी नेचर होना चाहिए, खुद भी पार्टिसिपेट करे बच्चों के काम में और बच्चों को भी अपने साथ पार्टिसिपेट करना सिखाए। हेल्प आउट टू द लर्नर्स टू बी ए गुड सिटीजन, बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने में मदद करे। मास्टर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी किसी भी बात को कम्युनिकेट करने की स्किल्स उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूज ऑफ टीचिंग एड्स ड्यूरिंग टीचिंग, जितना वो टीचिंग एड्स यानी इक्विपमेंट्स का यूज करेगा, मैप का यूज करेगा, डायग्राम्स का यूज करेगा, एटलस का यूज करेगा, वीडियोस का, पिक्चर्स का यूज करेगा, ये सब उसकी टीचिंग एड्स होती हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशंस मस्ट बी रेस्पेक्टफुल एंड हार्मोनियस, बच्चे और टीचर का संबंध हमेशा कैसा हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करने का हो, और हार्मोनियस का मतलब है कि ह्यूमन वैल्यूज उसमें बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इतना सफिशिएंट है, कल भी क्लास करेंगे है ना, और कल वाली क्लास में फिर हम टीचिंग एड्स की बात करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा कि टीचिंग एड्स क्या होती है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कल एक क्लास इस पर रखेंगे। ठीक है, तो टाइमिंग लगभग यही रहेगा, 11 बजे के आसपास क्लास, क्या 11 बजे।